नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। मिशन 2024 की बात करेंगे। एनडीए तैयार है और विपक्ष में तकरार साफ तौर पर दिख रही है, सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों के ऐलान तक में। केजरीवाल की बात करेंगे तो मुद्दा बनाने में जुटा हुआ है गठबंधन। कितना सफल होगा ये वक्त की बात है, लेकिन इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सभी महिलाएं सम्मान के हकदार हैं, ये बात कंगना रनौत पर एक असभ्य टिप्पणी के बाद बार बार सामने आ रही है। इस पर भी चर्चा करेंगे और बात जब मिशन 2024 की होगी तो पंजाब के राजनीति की भी बात होगी कि वहां की सियासत किस तरह से करवट ले रही है और बहुकोणीय हो गया है वहां पर संघर्ष। तो होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। ईडी हिरासत से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक और निर्देश। भाजपा ने कहा हिरासत से आदेश देना असंवैधानिक। उपराज्यपाल से की शिकायत। गिरफ्तारी पर भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने। बीआरएस नेता के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत मिली। ईडी हिरासत आज हो रही थी खत्म। कविता पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का है आरोप। कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट करके घिरी कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत। कंगना रनौत ने कहा भद्दी टिप्पणी से हुआ दुख। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पत्र लिखकर इलेक्शन कमीशन से की कार्रवाई की मांग। भाजपा ने बताया नारी शक्ति का घोर अपमान। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने की घोषणा। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने जो काम किए वे किसी से छिपे नहीं। और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान बरकरार। उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट आज जारी करेगा अपने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची। वहीं कर्नाटक की जेडीएस कोर कमेटी की बैठक में 3 सीटों पर फैसला संभव। तो सबसे पहले बात करेंगे एनडीए किस तरह से तैयार है और कहीं ना कहीं एक उसने लीड लेते हुए दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष की जो तकरार है वो खत्म होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। 191 उम्मीदवारों की सूची अब तक कांग्रेस की तरफ से जारी हुई है, जबकि लगभग 400 उम्मीदवार 399 उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से घोषित हो चुके हैं। तो इन सब को देखकर ऐसा लगता है कि आखिर सीट शेयरिंग की बात हो या फिर उम्मीदवारों के चयन की बात हो, कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो लीड लेता हुआ दिख रहा है इन चुनावों में। इसकी चर्चा करेंगे। एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 की तैयारी को लेकर पार्टी 1-2 राज्यों को छोड़कर सीटों का ऐलान कर चुकी है। तो एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 की तैयारी को लेकर पार्टी की जबरदस्त तैयारियां हैं और बीजेपी इन्हें लेकर 1-2 राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी ने अब तक जारी 5 सूचियों में 399 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो यानी लगभग 400 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है बीजेपी ने। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में गठबंधन की सीटों का ऐलान हो चुका है। तो जहां भी गठबंधन पर उसको चुनाव लड़ना है वहां सीट शेयरिंग हो चुकी है। जिन प्रदेशों में पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना है वहां अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। वहीं विपक्षी गठबंधन कई महत्वपूर्ण सीटों पर सीट शेयरिंग पर अभी एक मत नहीं हो पाया है। अगर विपक्षी गठबंधन की बात करें, बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। यही हाल महाराष्ट्र का भी है। बिहार में आरजेडी कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें देना चाहती है, जबकि कांग्रेस 12 सीटें चाहती है।
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के एक तरफा सीटों के ऐलान किए जाने की चर्चा है। आज इसका ऐलान हो सकता है। वहीं कांग्रेस अभी 6 सूचियों के जरिए सिर्फ 191 उम्मीदवारों की घोषणा कर पाई है। तो कांग्रेस अभी केवल 191 उम्मीदवारों की घोषणा कर पाई है, जबकि बीजेपी ने 399 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और ये जो सीटों का ऐलान है वो लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने अभी एक सूची और जारी की है। राजस्थान से 2, मणिपुर से 1 सीट पर लोकसभा उम्मीदवार को बीजेपी ने ऐलान किया है। तो जो 400 की संख्या है वो पार करके 402 हो गई है। अगर इन राजस्थान के 2 और मणिपुर सीट पर लोकसभा उम्मीदवार के बीजेपी के ऐलान की बात करें। केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में विपक्षी गठबंधन बिखर गया है। वहीं चुनावी मुद्दों को लेकर भी विपक्षी गठबंधन में एक राय बनती नहीं दिख रही है। कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। तो इन विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 साथी संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ योगेश शीतल भी जुड़े हुए हैं मुंबई से। योगेश, बहुत स्वागत है आपका। और शैलेंद्र, आपके पास सबसे पहले आएंगे। अगर बीजेपी की लिस्ट की बात करें, अभी एक और सूची, छोटी सूची ही सही, लेकिन राजस्थान और मणिपुर को लेकर के जारी की है बीजेपी ने। एक के बाद एक कदम अगर हम देखें, 6 के बाद प्लस अगर इसको भी एक सूची मान लें तो 7 सूचियां जारी कर चुकी हैं, 400 प्लस हो चुका है। जहां भी गठबंधन करना है उस पर भी स्थिति बहुत क्लियर हो चुकी है। चाहे वो पंजाब की बात कर लें, नहीं लड़ना है अगर मिलकर तो अकेले लड़ेंगे, लेकिन वो स्थितियां क्लियर हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर पंजाब और उड़ीसा 2 ऐसे राज्य जिस पे हमने देखा था कि बहुत लंबा मंथन हुआ कि अकेले चुनाव लड़ना है या फिर किसी सहयोगी के साथ चुनाव लड़ना है। उड़ीसा में पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि बीजेपी अकेले लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, और हमने देखा कि लोकसभा उम्मीदवारों की एक बड़ी सूची का ऐलान पहले किया जा चुका था। अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं, 6ठी सूची आई है 3 उम्मीदवारों की, जिसमें राजस्थान के 2 और मणिपुर से 1 उम्मीदवार है। तो कुल मिलाकर 402 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी कर चुकी है। पंजाब में अकेले लड़ने का ऐलान पंजाब के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से किया जा चुका है। तो अब कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बीजेपी की रणनीति को लेकर कोई बातचीत अभी जारी हो, चूंकि सभी जगह पर तो गठबंधन को अंतिम रूप दिया जा चुका है, सीट बंटवारा हो चुका है, या फिर अब बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। तो उस लिहाज से आप देखें कि गठबंधन सहयोगी के साथ सीट बंटवारे को लेकर भी बीजेपी आगे है, अपने उम्मीदवारों के ऐलान के लिए बीजेपी आगे है। जो आप एनडीए में सदस्य को संख्या देखें तो मोटा मोटा 450 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। उसके बाद जो बाकी बचे 90 से ज्यादा सीटें हैं वहां पर सहयोगी दल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सहयोगी दल भी देखिए, जेडीयू ने अपने सभी उम्मीदवारों के ऐलान कर दिए हैं। तो उस लिहाज से बीजेपी काफी आगे है चुनावी रणनीति बनाने में, अपने उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में, सहयोगियों की संख्या तय करने में, राज्यवार सीट बंटवारे में। जी, निश्चित तौर पर। और ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के सहयोगी हैं, ये कहा जाए कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनमें अभी फिलहाल कोई मतभेद नजर नहीं आ रहा है। फील गुड वाले फ्रेम में सभी चल रहे हैं, क्योंकि आपस में मिल बैठकर ये चीज़ें तय की गई है। फिलहाल अगर इस बात की बात करें योगेश, तो आज महाराष्ट्र से कुछ महत्वपूर्ण खबरें आ सकती हैं। उद्धव ठाकरे को लेकर के भी वो सीटों का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उनके सीटों के ऐलान के साथ ही क्या समझा जाए कि महाराष्ट्र में भी ये जो विपक्ष का गठबंधन है वो पंजाब और पश्चिम बंगाल की तरह बिखर गया। देखिए निखिल, 3 बड़ी खबरें हैं जो कि महाराष्ट्र से आज अपेक्षित है। सबसे पहली, जैसा आपने सही कहा कि उद्धव ठाकरे गुट आज नामों की सूची जारी कर सकता है। 16 नामों की सूची पर अटकलें लगाई जा रही कि 16 नामों की सूची जो है आज जारी हो। इससे पहले ऑलरेडी 12 नाम की सूची जो है वो कांग्रेस के द्वारा जारी की गई है। कुल मिला के आप 28 अब तक, यानी कि आज शाम तक आ जाएगी। सीटें हैं यहाँ पर, सीटें आ जाती है तो फिर मामले में जो के
योगेश, आपकी आवाज बहुत प्रॉपर हम तक नहीं आ रही है। हम एक बार शैलेंद्र के पास जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप को दोबारा जोड़ने की, सो दैट हम आपकी बात को क्लियरली सुन सके। शैलेंद्र, अगर आपसे समझना चाहें इन दोनों सी बातों की स्थितियों को, आपको बताया। शैलेंद्र पहले बात सुन लें। शैलेंद्र, मैं कह रहा हूं कि दोनों स्थितियों को आपने देखा है, एनडीए और विपक्ष के गठबंधन की बात आपने देखी। आप से ये समझना चाहेंगे, आपको साफ तौर पर लीड लेता हुआ दिख रहा है एनडीए गठबंधन? चुनावों की शुरुआत हो चुकी है, 200 और 400 अगर देखा जाए तो दोगुने का फर्क है सीटों का ऐलान की बात करें तो। ये देखिए, न केवल दोगुने का फर्क है सीट ऐलान में, बल्कि आप उस महाराष्ट्र की बात कीजिए। देखिए, जहां पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी धड़ा और कांग्रेस के बीच इस तरह की माथापच्ची हो रही है कि अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी राज ठाकरे के तौर पर एक नए सहयोगी को साथ ला चुकी है। बिहार में आप देखिए किस तरह से जो इंडी गठबंधन है उनके अंदर एक अंतर विरोध है। कांग्रेस ने कुछ सीटों पर नाम ऐलान किया है, उस पर हम देख रहे हैं कि आरजेडी ने अपनी तौर पर नाम ऐलान कर दिया है, तो एक अंतर विरोध साफ तौर पर दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में सहयोगियों के साथ बहुत स्पष्ट बातचीत के बाद सीट बंटवारा किया गया है और वो एक तरह से सीट बंटवारे में दिखाई भी दे रहा है। जी, निश्चित तौर पर योगेश शीतल के पास वापस आने की कोशिश करेंगे और फिलहाल योगेश के पास आए उससे पहले जब हम अंतर विरोध की बात कर रहे हैं, शैलेंद्र आपसे ही इस चर्चा को जारी रखेंगे। अंतर विरोध की जब बात करते हैं, कितना नुकसान आपको लग रहा है, खासतौर पर जो कार्यकर्ताओं के बीच में जो चुनाव के दौरान एक टेम्पो बनता है, एक माहौल बनता है, वो कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन में वो भी परेशान करने की बात होगी विपक्ष के लिए? ये देखिए, जब से इंडी गठबंधन बना है तब से आप देखिए, पहले नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, उसको लेकर सहमति नहीं बनी। संयोजक कौन होगा, उसको लेकर सहमति नहीं बनी। नीतीश कुमार साथ में आए थे, छोड़कर वापस एनडीए में आ गए। इस तरह एक एक करके हम देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन की चुनौती बढ़ गई है। अब तो सीट बंटवारे में कई राज्यों में गठबंधन टूट के कगार पे है, तो निश्चित तौर पर इससे एक फर्क पड़ता है मनोबल पर। जो कार्यकर्ता है वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी आलाकमान फैसला ले, जिससे जमीनी स्तर पर वो काम कर सके। तो वो एक फर्क साफ तौर पर दिखाई दे रहा है इंडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं में मनोबल की कमी का। और हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं वो इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और ये डिफरेंस साफ तौर पर दिख रहा है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। शीतल से हमारी बात आगे नहीं हो पाई है, उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कोशिश करने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि आखिर दिल्ली की सियासत में क्या मुद्दा बनाने में जुटा हुआ है गठबंधन। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे दिल्ली की सियासत पर क्या मुद्दा बनाने में जुटा हुआ है गठबंधन। इसको लेकर के चर्चा करेंगे कि क्या सहानुभूति भी बटोरना चाहता है विपक्षी गठबंधन और अब क्या आम आदमी पार्टी के साथ इस लहर पर कांग्रेस भी सवार होना चाहती है, उसको लगता है कि कोई लहर बन सकती है। फिलहाल इस खबर पर हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के ताज़ा आदेश में क्या कुछ कहा गया है। दिल्ली सरकार के ताज़ा आदेश में कहा गया है कि सभी वेलफेयर स्कीम्स चलती रहेंगी। तो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं दिल्ली सरकार की वो चलती रहेंगी। ये दिल्ली सरकार का एक आदेश आया है जिसमें कहा गया है सब्सिडी को लेकर आम आदमी पार्टी के सरकार ने दावा किया है कि दिल्ली में सारी सुविधाएं जारी रहेंगी। जो सब्सिडी है
और जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जारी रहेंगी। सवाल यह है कि इसे बंद करने की बात किसने की है। इस बीच केजरीवाल का एक और आदेश आया है, तो ये सवाल जरूर उठेगा कि ये सब तो पहले से ही जारी था, इसको बंद करने की बात कहां से आई जो इसके लिए अलग से आदेश जारी करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी का दावा है कि सीएम केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। तो आतिशी ने एक बार फिर से दावा किया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अब तक गैंग जेल से चलते रहे हैं, अब सरकार भी जेल से चलेगी। आज आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के नेताओं ने पीएम आवास के घेराव की योजना बनाई है। तो प्रधानमंत्री का आवास घेराव करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता। वहीं बीजेपी के ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन का आयोजन किया है। तो बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर, और आम आदमी पार्टी के नेता प्रदर्शन में केजरीवाल की रिहाई की मांग कर रहे हैं, तो बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। तो आमने सामने हैं कहीं ना कहीं दोनों दलों के कार्यकर्ता और नेता इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरी सियासत को लेकर। और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर संवैधानिक संकट खड़ा करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक संकट खड़ा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता इसे चुनावी मुद्दा बनाने पर तुले हुए हैं। ये कहना है बीजेपी का कि ये कुल मिलाकर एक चुनावी मुद्दा बनाने की कवायद है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। भ्रष्टाचार की बहस को इमोशनल कार्ड में बदलने की कोशिश कर रहा है गठबंधन। कहना है कि ये एक इमोशनल कार्ड बनाना चाहते हैं। और दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल अभी ईडी की कस्टडी में हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता लगातार दावा करते रहे कि उन्हें आदेश केजरीवाल से ही मिल रहा है। तो वो ईडी की कस्टडी में है, लेकिन आदेश उनको अरविंद केजरीवाल से मिल रहा है। सवाल यह है कि सीएम केजरीवाल की दिल्ली सरकार में कोई विभागीय जिम्मेदारी नहीं थी। वो चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो थे, उनके पास कोई भी विभाग नहीं था। ऐसे में उनके पास कोई विभागीय जिम्मेदारी नहीं थी। सीएम विदाउट पोर्टफोलियो में सरकार चलाने की भूमिका अन्य मंत्रियों पर डाल दी गई है। जो तमाम दूसरे मंत्री हैं उनके पास सारे विभाग हैं। दिल्ली के एलजी ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए फाइलों में केजरीवाल के सिग्नेचर को जरूरी माना था। सर्विंग सीएम को जेल में डाले जाने को लेकर कोर्ट का अब तक कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। दरअसल इसके बारे में अभी तक कोई ऐसी स्थिति आई नहीं थी। ये एक अभूतपूर्व स्थिति है, इसलिए कोर्ट का अभी तक इस पर कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी उठाना चाहती है। पिछले दिनों ईडी के 10 समन को नकारने के बाद गिरफ्तार हुए थे अरविंद केजरीवाल, और इसी तरह से हेमंत सोरेन भी 10 समन को लगभग नकारने के बाद वो भी गिरफ्तार हुए थे। हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। तो जब हेमंत सोरेन हिरासत में लिए गए तो उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया, और इस तरह के उदाहरण बहुत सारे मिलते हैं, लालू प्रसाद यादव से लेकर बीएस येदियुरप्पा और जयललिता तक के। केजरीवाल को हिरासत में ईडी ने 10वें समन में ही लिया था, लेकिन केजरीवाल के सामने पद छोड़ने की मुश्किल भी है। तो आखिर क्या वजह है कि ये पद नहीं छोड़ना चाहते केजरीवाल, पद से क्यों चिपके रहना चाहते हैं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। केजरीवाल के सामने पद छोड़ने की मुश्किल है। दिल्ली के 2 मंत्रियों को जेल जाने के बावजूद केजरीवाल उन्हें कट्टर ईमानदार बताते रहे। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को वो कट्टर ईमानदार बताते रहे, लेकिन महीनों बाद उन्होंने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से इस्तीफा लिया। तो काफी समय के बाद उन्होंने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से इस्तीफा लिया था। केजरीवाल के सामने अब 2 विकल्प हैं, या तो वे किसी मंत्री को या फिर अपनी पत्नी को सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपें। तो या तो किसी मंत्री को सीएम बनाएं अपने में से, और या अपनी पत्नी को ये जिम्मेदारी सौंपें। लेकिन चुनाव में केजरीवाल सियासी चर्चा से दूर नहीं होना चाहते। वो नहीं चाहते कि इन चुनावों में उनकी चर्चा बंद हो जाए और दिल्ली का बेटा जेल से सरकार चलाता रहेगा। तो चुनावी चर्चा में बने रहने के लिए दिल्ली का बेटा जेल से सरकार चलाता रहेगा, ये दावा अरविंद केजरीवाल का और उनकी पार्टी का है। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता की और कहा कि केजरीवाल को ईडी हिरासत में दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। यानी कि अरविंद केजरीवाल हिरासत में भी हैं, फिर भी उनको दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। आज हिरासत में है तो भी
दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी केजरीवाल पर हमला बोला है। नई राजनीति का नया किरदार है कि कट्टर ईमानदार कारागार से आदेश पारित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें क्या इथिकल है, इससे ज्यादा गंभीर इसमें पॉलिटिकल इशू है कि देश की जनता के सामने एक बात बहुत साफ करता है कि जो लोग आके दावा करते हैं ना कि हम आएंगे और नई राजनीति लाएंगे, नया सवेरा लाएंगे, उनकी असलियत क्या होती है वो दिख गया। और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल और ईडी से दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत की है, जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम से एक अवैध ऑर्डर दिखाया और ये कहा कि केजरीवाल ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ये ऑर्डर पास किया है। उन्होंने कहा कि ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ऐसा कोई ऑर्डर पास कर ही नहीं सकते। मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आतिशी जी और उनके साथियों के खिलाफ कंप्लेंट की है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से एक इलीगल ऑर्डर दिखाया और यह कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑर्डर है और मुख्यमंत्री जी ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ये ऑर्डर पास किया है। ये टोटल इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिसयूज है। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ और दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा अपने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल कोई ऑर्डर भी नहीं पास कर सकते और ऐसा कोई प्रावधान और ऐसी कोई स्टैच्यू नहीं है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के नाम से जो ये गलत काम किया गया है, मैंने उपराज्यपाल जी से आग्रह किया है तुरंत इसकी इंक्वायरी की जाए। तो मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि दरअसल जो ये ऑर्डर्स दिखाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा, चाहे वो आतिशी के द्वारा या सत्येंद्र जैन के द्वारा, ये वो सारे ऑर्डर्स दरअसल गलत हैं और ये फेक ऑर्डर्स हैं और एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिसयूज हो रहा है। बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि 9 साल में केजरीवाल सरकार ने कुछ काम नहीं किया है और अब जेल में जाने के बाद वो कह रहे हैं कि उन्हें दिल्ली वासियों की चिंता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो उन्होंने ईडी कस्टडी से जो संदेश भेजा है वो मैंने ध्यान से सुना है। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है, हंसी भी आती है कि 9 साल से आपकी सरकार है, बल्कि 10वां साल है और 10 साल के अंदर सारे दिल्ली में जबकि लोग गंदे पानी से, पानी की किल्लत से, पानी के लीकेजेस से, इन सब चीजों से त्रस्त होकर रोज सड़कों पर झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में, सेवा बस्तियों में आंदोलन करते थे और हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी 9 साल के बाद जेल में जाने के बाद कह रहे हैं कि मुझे बड़ी चिंता हो रही है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता जो कि दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विक्रम लोहिया जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। विक्रम लोहिया जी, बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहें तो ये बड़ी अभूतपूर्व स्थिति दिल्ली में दिखाई दे रही है। एक तो जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि संविधान का दुरुपयोग है और इस तरह का जो स्थिति आई है ये पहले कभी नहीं थी। और अब एक मामला और आया है कि ये जो ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स जारी किए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, ये सच भी है या झूठ है, ये भी अपने आप में अब एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। निखिल, मैं सबसे पहले आपकी रिपोर्ट से आता हूं। जैसा कि आपने कहा, ये अभूतपूर्व स्थिति है और बिल्कुल ये अभूतपूर्व स्थिति है कि आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल के इस अभी ईडी के इस हिरासत के बाद से इंटरनेशनल किस तरह से इसमें प्रतिक्रिया आ रही है। आपने देखा होगा कि इससे पहले जर्मनी एम्बेसी ने एक प्रतिक्रिया दी थी जर्मन प्रशासन की तरफ से और आज अमेरिका प्रशासन की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया दी गई है, जो सीधे सीधे भारत के लोकतंत्र और भारत के निष्पक्ष न्यायपालिका पे एक सवाल है।
भारत सरकार इसके मजबूती से जवाब देगी और अभी आप देखें कि जर्मनी को किस तरह से भारत सरकार ने जवाब दिया है और अभी अमेरिका को भी जवाब देना है। लेकिन सवाल ये है कि इस देश के जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में और जो न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका या एजेंसी जिस तरह से काम करती रही है, उसको लेके अगर ये इंटरनेशनल सवाल उठाए जा रहे हैं, उस कैंपेनिंग के पीछे कौन है, ये सवाल तो इसलिए पूछा जाना जरूरी है कि कांग्रेस को इस अपनी सरकार, व्यवस्था और सत्ता में इतने साल रहने के बाद अगर इस व्यवस्था में अगर उनको इस तरह के जो रिएक्शंस आ रहे हैं, उस पर अगर ये देश में आंतरिक व्यवस्था में और उसके इस तरह से हस्तक्षेप वो नहीं मान रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बात को, इस देश को, उनको इस जवाब को आज न कल उनको मिलेगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट जब अभूतपूर्व आप कह रहे थे कि देखिए कि ये सीधे सीधे एक चीज़ आप व्यवस्था में इसलिए इस चीज़ को इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है कि लॉ ऑफ द लैंड जो है उसमें सर्विंग सीएम को गिरफ्तारी के बाद इस तरह की स्थिति नहीं बनी थी। और जब भी किसी सीएम को, आज एक नहीं दो नहीं कई ऐसे उदाहरण हैं कि जब कभी भी सीएम, चाहे वो लालू यादव ही क्यों ना हो, हेमंत सोरेन ही क्यों ना हो, उनको अगर सर्विंग सीएम को गिरफ्तारी हुई या उनको हिरासत में लिया गया था तो उन्होंने तुरंत त्यागपत्र दिया था और एक मोरल ग्राउंड पे, और उन्होंने त्यागपत्र दिया, वहाँ पे फिर सीएम बने और उसके बाद जो है वो अपने कानूनी प्रक्रिया जो उन पर चलती रही, वो लगातार उस बात के लिए आपने दुनिया ने देखा होगा। लेकिन ये एक अभूतपूर्व सिचुएशन ये है कि केजरीवाल जो ये बात पिछले एक साल से इस कैंपेन कर रहे थे कि वो एक तरह से दिल्ली में लोगों के साथ में एक बता रहे थे कि हमने लोगों का एक मैंडेट लिया है और लोग चाहते हैं कि आप जेल से भी सरकार चलाएं। तो एक ये प्लानिंग थी उनकी और इस प्लानिंग योजना के तहत ये सारी चीज़ें हो रही है कि आज भी ईडी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वहाँ हिरासत में लिए गए कोई भी व्यक्ति को ये सुविधा नहीं मिलती है कि वो एक तरह से उनको स्टेशनरी मिले या कोई आदेश वो जारी कर सके। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है, अब ये वैध है या अवैध है इसका फैसला तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लोग करेंगे। लेकिन सीधा सवाल ये है कि आप संवैधानिक व्यवस्था को धता बता रहे हैं। ये धता इसलिए बता रहे हैं कि कोर्ट के तरफ से अभी तक इस मामले में कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। कोर्ट के तरफ से अगर कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है कि सर्विंग सीएम को मोरल ग्राउंड पे कितने दिनों तक हिरासत में या जेल में रहने के बाद इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये इंटरप्रिटेशन कोर्ट में का अभी तक नहीं आया है। हो सकता है अभी एक दो दिन में एक दो PIL भी सुप्रीम कोर्ट के सामने में है। लेकिन ये सवाल तो कम से कम ये अरविंद केजरीवाल को लगातार पूछा जाएगा कि वो किस बिना पे और किस हैसियत से उन्होंने जब पहला ईडी के समन को बोगस कहा था और लगातार 10 समन को इग्नोर किया था, तो आप एक संवैधानिक व्यवस्था को नकारते हैं तो शायद कोर्ट ने यह सवाल जरूर आएगा कि आप कौन होते हैं किस बात को कि कौन बोगस है या कौन सही है, यह फैसला करना कोर्ट का है। निखिल जी, निश्चित तौर पर ये फैसला करना कोर्ट का काम है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि बार बार की स्थिति अभूतपूर्व है। विक्रम लोहिया जी, अगर हम इस अभूतपूर्व स्थिति को तो देख ही रहे हैं, अगर हम समझना चाहें आपसे कि आखिर ये क्यों ना माना जाए कि जो कांग्रेस है या ये कहा जाए कि जो विपक्षी गठबंधन है वो अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कंधे का इस्तेमाल करना चाह रहा है। उसको लगता है कि इनके नाम पर अगर कुछ सहानुभूति हो जाएगी तो हम उसका इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है जब पानी पी पी कर कोसते हुए कांग्रेस के नेता अरविंद केजरीवाल को दिखाई दे रहे थे। तो इससे बड़ा यू टर्न और क्या होगा? देखिए, ये ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी यू टर्न किया है। जब अरविंद केजरीवाल जी के लिकर पॉलिसी की बात जब मसला उठाया गया था तो कांग्रेस पार्टी ने इसका बड़ी जोर से विरोध भी किया था, ऐसा नहीं है नहीं किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह भी एक आरोप लगाया था कि तत्कालीन उपराज्यपाल जो दिल्ली के थे उन्होंने लिकर पॉलिसी को कैसे पास कर दिया। जब ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को रोक दिया जाता था, जब उनके विदेश जाने की फाइलों को रोक दिया जाता था, तो तत्कालीन उपराज्यपाल साहब ने वह लिकर पॉलिसी कैसे पास कर दी। यह बहुत गंभीर विषय है, इस पर आपको संज्ञान लेना पड़ेगा और जांच का विषय है, इस पे ईडी को जांच भी करनी चाहिए। ये हमने शिकायत की थी और हमने ये भी शिकायत की थी कि जो लिकर पॉलिसी में जिस कंपनी को टेंडर दी गया, एक सोम बिस्लरी कंपनी का आपसे जिक्र कर रहा हूं, सोम बिस्लरी कंपनी ने 4 बार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में चंदा ट्रांसफर किया था। तो हमने इन सब चीजों के बारे में मुद्दों पे भी हमने शिकायत की थी। अब रही बात अरविंद केजरीवाल जी के कंधे का इस्तेमाल करने की, हम कंधे का इस्तेमाल करें ना करें पर भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर चंदे का इस्तेमाल जरूर कर रही है। हमारा कंधा है या नहीं है, पर भाजपा का चंदा का धंधा है, यह सबको दिखाई दे रहा है। रही बात केजरीवाल जी की, जब गठबंधन में जब सबके हाथ मिल गए हैं, तो जब गठबंधन एक हो गया है, तो आज केजरीवाल जी और दिल्ली कांग्रेस, सेंट्रल कांग्रेस, जो भी विपक्षी दल हैं, आज वो एकजुट क्यों हुए हैं? क्योंकि इस भ्रष्टाचारी सरकार ने, इस तानाशाही सरकार ने आज 2014 से लेकर आज 24 चल रहा है, तो 14 से लेकर 24 के बिटवीन आज तक एक चीज का नाम बता दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि जिसका रेट दाम घटाया गया हो। बात
बात महंगाई की है, बेरोजगारी की है, महिला सुरक्षा की है, जिनमें सरकार इसी बात विफल रही है। अब आप महिला की बात करेंगे तो फिर वो आपके नेता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा देंगे। दूसरी बात जहां तक ये हुई भ्रष्टाचार की, जहां तक बात है, इसी भ्रष्टाचार पर पानी पी पी कर आप लोग कोसते थे, और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार। मैं एक मिनट, एक बीच में एक बाइट अभी दिखा दूं अरविंद केजरीवाल की, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक पुराना वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी ईमानदारी के बड़े बड़े कसीदे कस रहे हैं और दावे कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी ईमानदारी ही ईडी की गिरफ्त में है। आइए जरा सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। दरअसल ये पुरानी बात। अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। तो इन सब विषयों पर तो बने हुए थे ना विक्रम लोहिया जी। चर्चा को एक बार फिर से जारी करते हैं। हमारे साथ में जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विक्रम लोहिया जी, इन सारे विषयों पर, जैसे आपने कहा कि आपने बीजेपी के ऊपर ये सारे आरोप लगाए थे, आप आज भी उन आरोपों के साथ इंटैक्ट हैं, लेकिन ये जो आरोप आपने कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर या कांग्रेस के नेता के तौर पर जब आपने आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए थे, वहां से आपने यू टर्न मार लिया। दरअसल सवाल यह है, देखिए, हमने कोई यू टर्न नहीं किया। हमने पहले कहा कांग्रेस पार्टी कभी भी भ्रष्टाचार के साथ नहीं है। अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगे हैं। आरोप तो अब देखिए, मेरी बात सुनिए, अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने नवीन जिंदल जी पे आरोप लगाए थे, उन्होंने ट्वीट भी किया। कल नवीन जिंदल जी ने भाजपा ज्वाइन की 2 दिन पहले, और आधे घंटे के बाद उनको टिकट दे दिया गया। तो आप यू टर्न करना तो कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। और रही बात महिला के विवादित बयान की, तो महिला की बयान तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से स्वयं निकला है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये देखिए, बात सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई चीजें होती हैं, ऐसा कोई बयान नहीं। देखिए, इस तरह की बातें कम से कम, मैं आपको ऐसी वीडियो, मैं आपके चैनल पे अभी आपको वीडियो दिखा सकता हूं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो अभियान है, ये पूरे देश में पूरे सर चढ़कर बोल रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस तरह के अनर्गल बातें करके जो है, सुप्रिया श्रीनेता जी की बात की, बहुत नीचे लो लेवल पर मत ले जाइए विक्रम जी। बात की, ठीक है, कंगना रनौत ने, दूसरी बात, जहां तक दूसरी बात, अरे सुनिए तो विक्रम जी, सुनिए तो विक्रम जी, मैं कह रहा हूं कि जो आपके ऊपर आरोप है आप उनका जवाब दीजिए। जो उनके ऊपर है वो उनसे पूछ ही लेते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि उनके पास जाने के लिए, तो उनके पास ही चले जाते हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता, आपने सुना इनके आरोप, और ये लगातार ये कह रहे हैं कि भाई यू टर्न लेने में बीजेपी आगे है। दिख ये रहे, लेकिन आरोप आपके ऊपर है, तो जवाब आपको देना है। जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे थोड़ा समय देंगे तो मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। जी देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में भ्रष्टाचार, झूठ और लूट का पिछले 9 साल से केजरीवाल साहब ने शासन किया, अब उनमें नैतिकता बिल्कुल नहीं बची। और नैतिकता इसलिए नहीं बची क्योंकि वो ईडी की कस्टडी में होते हुए भी वहां से आदेश जारी नहीं कर रहे हैं, और वो आदेश लीगल है इलीगल है ये भी अभी क्वेश्चनेबल है। और अभी इन्होंने 2 आदेश, सो कॉल्ड, मैं उसको मानता नहीं हूँ आदेश, क्योंकि ईडी कस्टडी में कोई व्यक्ति कैसे आदेश जारी कर सकता है। 2 आदेश अगर इनके कहीं भी, या 2 इशू, क्योंकि इनको सनसनी फैलानी है, इनको मीडिया में रहना है, इनको सिंपैथी गेन करनी है, और रोज ना कोई ये रचेंगे अभी। और देखिए, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, जब तक चुनाव चलेगा रहेंगे। 2 विषय इन्होंने लिए, एक जल बोर्ड का लिया। मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल साहब ने 9 साल में जल बोर्ड के लिए क्या किया? 800 MGD दिल्ली की रिक्वायरमेंट है पानी की, 946 MGD बनाता है जो ये कहते हैं। पिछले 9 साल में 1 बूंद भी पानी दिल्ली को बढ़ जाए उसकी इन्होंने चिंता नहीं करी, पर जैसे जेल में जाते हैं इनको चिंता शुरू हो जाती है। आदेश पे बताते कैसे पानी बढ़ेगा, कैसे मिलेगा। आज भी टैंकर माफिया पे अपना कंट्रोल नहीं कर पाए, आज भी टैंकर माफिया। दूसरा आदेश इन्होंने दिया हॉस्पिटल्स के बारे में। आप देखिए किस तरीके से इन्होंने नकली दवाइयों की बात नहीं बोली, किसी तरीके से सो कॉल्ड जो टेस्टिंग घोटाला जो इनके राज में हुआ उस पर बोला नहीं, पर सिंपैथी गेन करने के लिए देते हैं। आज इनके हॉस्पिटल क्या बुरी हालत में है, 3-3, 4-4 महीने एक्सरे की डेट नहीं मिलती है, अल्ट्रासाउंड की नहीं मिलती है। आज दिल्ली के किसी अस्पताल में दे दिए जिसको कहते हैं। और ऊपरी तरफ से अगर हम बात करें आयुष्मान योजना की, तो 35-36 करोड़ लोगों को उसका फायदा मिल गया। तीसरी बात करते हैं, ये जो अभी हमारे मित्र बोल रहे थे, ये कांग्रेस एक डिवाइडिंग हाउस है। अजय माकन जी कंप्लेन करते हैं, सज्जन निरुपम कुछ करते हैं, पर क्योंकि दिल्ली में इनके नेताओं ने 2-3 नेताओं ने चुनाव लड़ना है, तो लवली जी और संदीप दीक्षित जी और एक सुभाष जी वो इनके साथ खड़े हो जाते हैं। ये इनको क्योंकि स्टैंड नहीं है, डिवाइडिंग है। जिसको चुनाव लड़ना वो खड़े हो जाता है, जिसको चुनाव नहीं लड़ना वो विरोध में चला जाते हैं। इन्होंने अभी हमारे एक मित्र दूसरी विनोद जी बात रख रहे थे, आप देखिए इनका एजेंडा कैसे चलता है।
एक इनके नेता और सांसद हैं राघव चड्ढा जी, वो किस तरीके से जो भारत विरोधी जो लोग बातें करते हैं, मुझे एक नाम याद आ रहा है, प्रीत कौर गिल, जो यूके की सांसद है, क्या है, जिनका हमेशा स्टैंड आप देखोगे खालिस्तान के सपोर्ट में रहे। अब इस मौके पे पहली बात तो राघव चड्ढा जी विदेश में क्या कर रहे हैं और उनसे मिल रहे, पार्लियामेंट के सामने मिल रहे, क्या चर्चा कर रहे, तो कहीं ना कहीं एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी नजर आती है कि देश को डिस्टैब्लिश करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय ताकत है, जो हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये उनसे जाके मिलते हैं, जिससे कि जब केजरीवाल साहब अब ईडी की कस्टडी में हैं, जेल जाने की तैयारी में है, तो कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड लेवल पे इसको सिंपैथी मिले और देश विरोधी ताकतों के साथ जो है। अब इन्होंने एक चंदे की बात करी, मैं थोड़ा जानकारी दे दूं, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो बार बार कहते हैं 20,000 करोड़ के में 14,000 करोड़ विपक्षी पार्टियों को चंदा मिला, जिसमें कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी भी, तृणमूल कांग्रेस भी थी और बाकी टीएमके भी थी। तो इन्होंने उनका क्या किया? अगर आपको इतना ही परेशानी, एक जो ट्रांसपेरेंट स्कीम आई, बार बार ये बात करते तो सरेंडर कर दें। 1600 करोड़ के करीब कांग्रेस को मिला है, तो क्यों नहीं, आपने क्यों लेके बैठ गए हो, उसको भी सरेंडर करो। एक तरफ तो इतना चंदा लेते हैं, ऊपर से कहते हैं हमारे खाते सीज गए। तो ये बिल्कुल डिवाइडिंग है। और हाँ, ये मुझे लगता है विपक्ष की एक रणनीति के तहत इनको लगता है कि आज कहीं ना कहीं इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं है, कोई विजन नहीं है। आज तक जो इंडी गठबंधन है, कोई अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं, तो इन्हें लगता है कि शायद मीडिया वाले केजरीवाल साहब को ज्यादा दिखाते हैं, तो इनके कंधों पे चढ़ के थोड़ा सा सिंपैथी ले ले, थोड़ी सी मुहिम कर ले। आप ये बताइए, इनका देश का विजन क्या है अंत में? और हम जहां तक बीजेपी वाले, एनडीए वाले, माननीय मोदी जी ने कहा है कि हम अपने 10 साल के कामों पर इस चुनाव में लड़ रहे हैं। पहली बार हो रहा है कि हम अपने कामों के दम पे लड़ रहे हो। इनका कोई विजन नहीं है। मैं आपके डिबेट पे पूरे दिन बैठ के गिनवा सकता कि हमने 10 साल काम क्या किया, पर इन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ मीडिया अट्रैक्शन, मीडिया में आने के लिए, और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि सिंपैथी के नाम पे ये सत्ता में आ जाए। पर अभी लोकसभा चुनाव में नजर आ जाएगा सबको। ठीक है, इस सिंपैथी, ठीक है डॉक्टर अनिल गुप्ता, इस बात की बात सिंपैथी की और जो इमोशनल कार्ड की बात है, विनोद जी, आपको लगता है ये सारा दरअसल जो एक पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं राजनीतिक प्रहसन कहा जाए, पॉलिटिकल ड्रामा, ये सारा इसलिए है ताकि एक इमोशनल कार्ड खेला जा सके दिल्ली और देश की जनता के सामने? निखिल, मैं तो देश के पॉलिटिकल कार्ड खेलना तो आप स्वाभाविक कह सकते हैं, इमोशनल कार्ड स्वाभाविक कह सकते हैं, उसमें कोई आप इस तरह से हम लोग चर्चा में नहीं ला सकते हैं। क्योंकि ये देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का अपना ये हक बनता है कि वो इलेक्शन में किस रूप में, कैसे जनता में जाए। सबको सत्ता में आना है, वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं, तो हम तो उनका स्वागत करेंगे, लेकिन फैक्ट सही रखने चाहिए ना, वो जिस तरह से इंटरप्रिटेशन करें। लेकिन मैं अपने कांग्रेस प्रवक्ता को एक याद दिलाना चाहता हूँ कि आप जरा चीज़ें आए तो थोड़ा सा अपने उस रिकॉर्ड को और उस रिसर्च को थोड़ा दुरुस्त करके आए। क्योंकि सीधे सीधी बात है कि सबसे पहले जो अभी बीजेपी प्रवक्ता भी बता रहे थे गुप्ता साहब, तो आपने पहली बार जब ये लिकर पॉलिसी पे जब आया था, जब एलजी के ही ने सीबीआई की इंक्वायरी दी थी, तो सबसे पहला केस दायर करने का, एफआईआर करने का दावा अजय माकन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। शायद आपको याद होगा, जो आप कह रहे हैं आरोप प्रत्यारोप की बात थी। उसके बाद जितने भी कांग्रेस के नेता थे, वो एक तरह से प्रोटेस्ट करते हुए बाहर निकले थे और केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग की थी। ये सब चीज़ है, ये रिकॉर्ड में आप कहें तो हम इसको दोबारा सुनवा भी दें। रही बात कि जब आप ये कह रहे थे कि आप ये देखिए कि ये विडंबना है, और जो अभूतपूर्व हम लोगों ने कहा था इसकी चर्चा शुरुआत में, कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है तो आपके सारे प्रवक्ता से लेके और चीफ मिनिस्टर तक उसको भगवान कहते हैं। ये भगवान का फैसला है। और जैसे ही आपका बेल रिजेक्ट होता है या सुप्रीम कोर्ट आपके सुनने के लिए मना करता है, तो आपने इसका इंटरप्रिटेशन, आप ये कहते हैं कि अमेरिका से प्रशासन इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है, जर्मनी के प्रशासन की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, और आप लोग चुप हैं। ये देश के साथ में आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह की व्यवहार आप लोग कर रहे हैं एक राजनीति को लेके, देश में आप निपटाएं, ये सारे कुछ आप कर सकते हैं, ये आपका हक बनता है। लेकिन देश के इशू को, देश के संवैधानिक संस्थाओं को लेके आप जिस तरह से आप विदेश में इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, एक नैरेटिव कर रहे हैं, उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। इस बात को समझने की जरूरत है। ठीक है। मैं चाहूंगा कि विक्रम लोहिया जी अपनी बात रखें, कुछ बहुत देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं जी, लेकिन थोड़ा संक्षेप में। जी देखिए, बात ऐसी है कि जब गठबंधन की एक मान मर्यादा होती है, जब गठबंधन होता है, गठबंधन होता क्यों है? गठबंधन इसलिए होता है कि जब एक सत्ताधारी दल एक अति पार कर देता है, जब एक अन्याय करने के लिए सरकार को चुना जाता है, न्याय करने के लिए। लेकिन जब सरकार अन्याय करने पे उतारू हो जाती है, जब मोदी जी की गारंटी 2014 की अगर आज आप सुन लीजिएगा और आज वो गारंटियां पूरी हुई
या नहीं हुई। अभी भाजपा के मित्र प्रवक्ता कह रहे थे मैं काम गिनाना शुरू करूंगा तो काम इतने हो जाएंगे। मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी ने कहा किसानों की आय दुगनी करने की, मोदी जी ने कहा। ठीक है विक्रम लोहिया जी, दरअसल यही सारे सवाल तो हैं, दरअसल यही सारे सवाल तो बीजेपी भी पूछ रही है। वर्डिंग इसको आप सुनिएगा, ठीक है, कि प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े बड़े वादे इस देश से किए, आज गठबंधन क्यों एक है? गठबंधन इसलिए एक है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने देश से जो वादे किए वो झूठे रहे, वो उनको पूरा करने में नाकाम रहे। ठीक है, अब आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा इतना ही संक्षेप में जवाब दें अनिल जी, लेकिन जो बात आपने उठाई दरअसल यही तो सवाल उठाया जा रहा है विक्रम जी कि नीति और नियत कम से कम एक साथ मिलनी चाहिए, तब आप साथ में जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि विपक्षी के साथ में आप गठबंधन कर लेंगे। मैंने और यही सवाल इसीलिए सवाल उठ रहा है कि एक तरफ जब एक तरफ विक्रम जी सुनिए ना, जब एक तरफ बात यह हो रही है कि आप कभी एक ऐसा समय था कि आप उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए नहीं थकते थे, आज आप उसी मुद्दे पे उनके साथ खड़े हैं। आदरणीय, मैंने आपसे पहले कहा कि केजरीवाल जी पे जो आरोप लगे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायालय के समक्ष मामला जा चुका है। जो निर्णय निकल के सामने आएगा हम उस निर्णय को स्वीकार करेंगे। अभी केजरीवाल जी पे आरोप लगे हैं, केजरीवाल जी पे आरोप लगे हैं, वो तो स्वीकार करना मजबूरी होगी, उससे कोई बच नहीं सकता। अगर कोर्ट का आदेश आ जाएगा तब तो स्वीकार ही करेंगे। आपका जो अपना स्टैंड था आप वहां से हटे हैं, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल अनिल जी आप इसका जवाब दें, हम चर्चा को वाइंड अप करना चाहेंगे। जी मैं दो डाटा आपको देना चाहता हूं, मेरी बात को सुने। 2013 में इन्फ्लेशन रेट था 10.5%, चेक कर सकते हैं आप। 2024 में इन्फ्लेशन रेट है 5.5%। रिकॉर्ड में, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, जाके कहीं चेक कर लें। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो दोबारा भी डिबेट पे आऊंगा, आज चेक कर लें। पर क्योंकि इनको झूठ बोलना है इसलिए बात करना है। दूसरा, मैं एक्साइज पॉलिसी पे आऊंगा। पुरानी एक्साइज पॉलिसी में देखिए 7,860 करोड़ की सेल हुई और एक्साइज मिला दिल्ली सरकार को 3,378 करोड़ और 270 करोड़ रुपए डीएसएलडीसी को बेनिफिट हुआ। प्राइवेटाइजेशन में सेल बढ़ गई 13,560 करोड़ रुपए और एक्साइज घट के हो गया 312 करोड़, यानी कि 3,000 करोड़ का एक्साइज का लॉस हुआ और 1,900 करोड़ प्राइवेट लोगों को फायदा हुआ। आज तक केजरीवाल साहब या इनके मंत्री, इनके किसी ने उस चीज का जवाब नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ ये बोलते हैं कि हमारे पे आरोप लगा रहे हैं। ये रिकॉर्ड है, ये सरकारी रिकॉर्ड है, पर इनको इस बात का जवाब नहीं देना किस तरीके से लूट खसोट करना, ये इनका काम बढ़ गया और इसीलिए जेल में। ठीक है, तो इस पर जब सवाल उठेंगे, जब इस तरह के आंकड़ों के साथ में, तो सवाल जरूर उठेंगे कि आखिर जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी तो आप क्यों किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हो गए जो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त है। फिलहाल अपने अपने चुनावी एजेंडे हैं, उन सबको करने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन जनता है और मीडिया है, वो सवाल जरूर आपसे करती रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका, विक्रम जी आपका और विनोद मिश्रा जी आपका। और सभी महिलाएं सम्मान का हकदार हैं, ये विषय देश में बार बार उठता रहा है, आज फिर एक बार उठ रहा है। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात महिला सम्मान की। सभी महिलाएं सम्मान के हकदार हैं, ये हम सब कहते हैं, लेकिन कई बार जब राजनीतिक दल अपने स्टेटमेंट्स देने में आते हैं तो वो इस बात को भूल जाते हैं। एक दूसरे को कटघरे में ज़रूर खड़ा करते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वो उनकी ज़ुबान फिसल जाती है या उनकी नीयत ठीक नहीं दिखती। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर बचाव की मुद्रा में हैं, लेकिन इस पर सवाल एक बार फिर से उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर बचाव की मुद्रा में है। मशहूर अभिनेत्री और बीजेपी उम्मीदवार की तस्वीर साझा करते हुए अपमानजनक टिप्पणी की थी सुप्रिया श्रीनेत ने। उन्होंने लिखा था कि मंडी में क्या भाव चल रहा है कोई बताएगा, और उसके बाद
जो प्रतिक्रियाएं थी उनकी एक बाढ़ सी आ गई। कंगना रनौत ने कहा कि सभी महिलाएं सम्मान की पात्र हैं, उन्हें अपमानित करना गलत है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। महिला आयोग ने लिखा कि एक महिला दूसरी महिला को लेकर अपमानजनक भाषा लिख रही है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है और कांग्रेस नेतृत्व से कार्रवाई की मांग की है। तो चुनाव आयोग से भी शिकायत की है महिला आयोग ने और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से भी इस पर बात कही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज कंगना रनौत मिल रही हैं और हिमाचल बीजेपी ने इस मुद्दे पर कानूनी सलाह की बात की है। नारी शक्ति को लेकर बीजेपी के प्रहार के बाद कांग्रेस पार्टी अब सफाई देने पर उतर आई है, लेकिन बुद्धिजीवियों के एक वर्ग की चुप्पी निराश करती है। सिर्फ चेहरे देखकर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि बुद्धिजीवियों का एक वर्ग था जो ऐसे किसी भी मसले पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देता था और कई मामले में तो वो ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी करता था। लेकिन यहाँ पर अगर वो बुद्धिजीवी वर्ग सोशल मीडिया पर तमाम सारे प्रतिक्रियाएं आती थी, वो आज चुप है, तो उन पर भी सवाल उठेगा। फिलहाल अभिनेत्री कंगना रनौत ने सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी पर कहा कि एक अभिनेत्री और महिला होने के नाते या फिर तमाम महिलाएं जिनका कोई भी पेशा हो, वो सभी महिलाएं सम्मान की पात्र हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। और मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की आपत्तिजनक पोस्ट पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि आयोग ने पार्टी और नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग को लिखा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता है और बहुत बड़ी नेता हैं, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है? और सेम ट्वीट दो नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है? और दोनों ही डिनाई कर रहे हैं। ये आफ्टर थॉट है मेरे ख्याल से जनता की रिएक्शन देखने के बाद, क्योंकि आम जनता, आम महिलाएं इस पे बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि किस प्रकार ऐसी एक महिला ही महिला के अगेंस्ट इस तरह के अभद्र शब्द यूज़ कर सकती है। और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जयराम ठाकुर ने सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है। टिप्पणी जो सुप्रिया श्रीनेत ने की है, इसके हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, और उनको ये मालूम नहीं है कि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है। और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जहां मंडी की अगर बात आती है, मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। 300 से ज़्यादा मंदिर वहाँ पर, जहाँ लोग श्रद्धा और आस्था के साथ उन मंदिरों में जाते हैं, उस भूमि के बारे में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उनने गलती की है। दुख तो इस बात का है कि एक महिला ने, स्वयं महिला होकर के उसने टिप्पणी की, और भारतीय जनता पार्टी इस सारे मामले को लेकर के हम लीगली भी एग्जामिन कर रहे हैं, इसको, इसमें मामला दर्ज करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई पेश की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। दरअसल इनकी सफाई पर भी कई सारे सवाल उठते हैं कि उनकी जो एक्सेस है वो कई सारे लोगों के पास कैसे है, और अगर कई सारे लोगों के पास है तो क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो टिप्पणियां होती रही हैं वो उनके नेताओं की तरफ से, या सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणियां स्वयं उनकी तरफ से नहीं होती थी, कोई दूसरा कर दिया करता था इसके पहले भी, और आज ये जब पूरा मामला आया है
तो ये एक आफ्टर थॉट है, जैसा कि तमाम सारे लोग कह रहे हैं। फिलहाल इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नंदिनी मित्तल जुड़ी हुई हैं हमारे साथ शिमला से। नंदिनी जी, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि शिमला में, मंडी में, हिमाचल प्रदेश में आम लोगों का क्या रिएक्शन है इस पूरी घटना पर? निखिल, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अगर वोटरों की संख्या की बात करें तो 50% लगभग महिला वोटर्स हैं और 50% ही पुरुष वोटर्स हैं। ऐसे में इस तरह की टिप्पणी आना दुर्भाग्यपूर्ण है। सही ढंग से महिलाएं नहीं लेगी, ये पता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में महिला को सम्मान दिया जाना, महिला अपेक्षित करती है कि उसे हर व्यक्ति से सम्मान मिले। और हिमाचल प्रदेश की जो युवा महिलाएं हैं वो खास करके सिने जगत में, फैशन की दुनिया में और बाहर जाकर काफी ज्यादा काम कर रही हैं। बिकॉज हिमाचल प्रदेश में अगर रोजगार के अवसर ज्यादा मौजूद नहीं हैं, ऐसे में किसी भी पेशेवर महिला के प्रति इस तरह की टिप्पणी निंदनीय है और लोगों ये बात कर रहे हैं कि इस तरह की जो टिप्पणी है नहीं की जानी चाहिए। जी जी जी, निश्चित तौर पर तो आम लोगों में इसका रिएक्शन है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नंदिनी। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। मिशन 2024 की अगर बात करें, बात पंजाब की सियासत की हो तो वहां बहुकोणीय संघर्ष हो चुका है। बहुकोणीय इसलिए क्योंकि बीजेपी ने भी वहां पर अकेले लड़ने की बात कही है। लोकसभा चुनावों को लेकर पंजाब में राजनीतिक दलों के बीच रोचक संघर्ष देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनावों को लेकर पंजाब में राजनीतिक दलों के बीच रोचक संघर्ष देखने को मिल रहा है और ये संघर्ष रोचक इसलिए हो चुका है क्योंकि तमाम जो दल हैं वो अकेले चलने की राह पर हैं। बीजेपी ने अपनी राह चुन ली है, राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बीजेपी ने अकाली दल के साथ मिलकर लड़ा था पिछला चुनाव, लेकिन इस बार उनका गठबंधन नहीं हुआ और दोनों दल इसको लेकर क्लियर हैं। बीजेपी कम से कम इसको लेकर क्लियर है कि उसको वहां पर अकेले चुनाव लड़ना है। पंजाब बीजेपी में इस बार सभी 13 सीटों पर उतारेगी अपने प्रत्याशी। तो पंजाब में बीजेपी इस बार सभी 13 सीटों पर लड़ती हुई दिखाई देगी। वहीं विपक्षी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की राह पंजाब में जुदा है। तो वैसे तो विपक्षी गठबंधन एक है, लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का एक तरफा उसने ऐलान किया था। आपने कहा कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से कांग्रेस आपके समर्थन में आई है, उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में संशय की स्थिति बन गई है। आपके समर्थन में दिखे या फिर विरोध में। पंजाब में सभी दलों की एकला चलो नीति के बाद बहुकोणीय संघर्ष के आसार दिखाई दे रहे हैं। और लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग चंडीगढ़ में हुई और बैठक में पंजाब के नेताओं का जुटान हुआ, जिसमें उम्मीदवारों के लेकर मुद्दों को मंथन हुआ और इस पर कोई ठोस फैसला नहीं हो सका। लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति तय कर ली है। क्या कुछ कहना है बीजेपी का इस पूरे मुद्दे पर? सुनील जाखड़ जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के लोक सभा चोण कल्ले लड़न जा रही है। आ फैसला पार्टी ने लोगों की राय, पार्टी के वर्करस की राय, लीडर साहिबान की वख-वख राय, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ पंजाब के भविख, पंजाब की जवानी, पंजाब की किसानी, पंजाब के व्यापारी सारिਆਂ की बेहतरी वास्ते, एक उज्जवल भविख वास्ते आ फैसला लिया। क्योंकि जो कम बीजेपी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की रहनुमाई दे विच पंजाब वास्ते कीते ने, किसी तो लिया नहीं। किसानों के फसलों का एक एक दाना पिछले 10 साल चक्या गया MSP ते जिहड़ी उन्होंने उहदी भुगतान है हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने खात्यां दे विच पहुंची है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रिंस मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से, उनसे बात करेंगे। प्रिंस, किस तरह की सियासत आप ओवरऑल पंजाब में देख रहे हैं? खासतौर पर बीजेपी अब एकला चलने राह पर तो है ही है। आपने देखा कि पहले भी जो पंजाब में चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो सब अलग अलग थे। वहां पर संशय की स्थिति जरूर कार्यकर्ताओं में दिखाई पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी राह जुदा करके अपने आप को, अपना स्टैंड जो है वो क्लियर कर दिया है। बिल्कुल निखिल, यहाँ पे पंजाब में के अंदर जो है भाजपा ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेला ही जो है सभी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी। उसके पीछे कारण है कि अपना जो 10 साल का जो कार्यकाल है, 10 साल के अंदर पंजाब में जो भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार रही है, उन्होंने जो योगदान दिए है, चाहे करतारपुर बॉर्डर खोलने की बात हो, चाहे रेल सुविधाओं की बात हो, चाहे रोड सुविधाओं की बात हो,
ऐसे में उनको कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम अपने ही अकेले ही अपने दम पे चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की बात की जाए, जिसका गठबंधन की जो पूरे भारत में बात हो रही है कि एक साथ मिलकर लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे, लेकिन पंजाब के अंदर वो ऐसे हालात नहीं है, क्योंकि वहां पर संशय बना हुआ है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ काम किए हैं तो मैं अकेले ही वोट ले सकता हूँ। आम आदमी पार्टी को लगता है कि पंजाब के अंदर मैंने अभी कुछ सालों के अंदर काम किए हैं, जब भगवंत मान की सरकार आई है तो उसके बिहाफ पे मैं वोट ले सकता हूँ। ऐसे में दोनों का आपस में मिलकर लड़ना पंजाब में जो है अभी तक जो है मुनासिब नहीं समझ में आ रहा है। खासकर अभी केजरीवाल की बात की जाए कि ईडी की हिरासत में, ऐसे में भगवंत मान के ऊपर और भी ज्यादा सवाल आने लगे हैं कि क्या अब उनकी छवि को देखते हुए, आम आदमी पार्टी को छवि को देखते हुए क्या कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे। क्योंकि कांग्रेस भी जो थी कोशिश कर रही थी कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछले बार जिस तरह से उनको सीटें मिली थी 2019 में, पिछले बार आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 की सीटें मिली थी, तो दोनों के बीच में कशमकश चल रही है कि चुनाव में एक तरफा लड़ें या दोनों को साथ में चले। ऐसे में भाजपा ने एकदम अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि हमने जो काम किया है, काम के बिहाफ पे हमको इंडिपेंडेंट तौर पे जो इस बार सीटें जो है पिछले बार के मुकाबले ज्यादा उनको मिलेंगी। जी निश्चित तौर पर। तो बेहद देखना दिलचस्प होगा, बहुकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है, रोचक होगा पंजाब में मुकाबला। बहुत शुक्रिया प्रिंस इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।